नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। कोरोना महामारी से मुकाबला जारी है। दुख की बात यह कि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आज 13वां दिन है जब रिकॉर्ड मृत्यु हुई है। देश ने 3,665 लोगों को खो दिया। देश में पिछले 2 हफ्ते में कोरोना की मृत्यु की संख्या 3 गुना बढ़ी है। 31,000 से ज्यादा मौत हुई है। महाराष्ट्र में 8,000 लोगों की मृत्यु हुई है, जो पिछले 2 हफ्तों से दुगनी है। दिल्ली में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। 3,800 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में 3 गुना मौतें हुई हैं 2 हफ्तों में। तो देश के 400 जिले ऐसे हैं जहां हफ्ते भर में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है और यहां संक्रमण के खतरे को रोकने को लेकर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इन 400 जिलों में से 265 जिलों में लॉकडाउन लगाने पर भी चर्चा है, जहां की पॉजिटिविटी रेट पिछले हफ्ते में 15% से ज्यादा है। अब फैसला राज्यों को करना है। देश के 25 राज्यों के करीब 265 जिलों में पॉजिटिविटी रेट पिछले हफ्ते भर में 15% से ज्यादा है। ऐसे जिलों में सख्त से सख्त कदम उठाने की सलाह तो मंत्रालय की तरफ से है ही, साथ ही लॉकडाउन की आशंका से भी इनकार नहीं, ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य प्रदेश के 45 जिले, महाराष्ट्र के 32, उत्तर प्रदेश के 24, छत्तीसगढ़ के 21, हरियाणा के 18, पश्चिम बंगाल के 16, बिहार और कर्नाटक के 14, ओडिशा के 13 और दिल्ली और झारखंड के 11 जिले शामिल हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि जिनके जिलों में हफ्ते भर में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, वहां सख्त कदम उठाए जाएं। ऐसे जिले 400 के करीब हैं। इन जिलों में 14 दिनों तक लोगों को मिलने जुलने, जुटने, समारोह में शामिल होने को लेकर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं। कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। जरूरी लगे तो जोन के दायरे बड़े किए जाएं। नाइट कर्फ्यू, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थान बंद किए जाएं, जिस पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को लेना है। हालात को लेकर चिंताएं भी कुछ कम नहीं और चुनौती भी। सख्त कदम उठाने की जरूरत अभी है। सूत्र बताते हैं कि बढ़ते पॉजिटिविटी रेट को लेकर जिलेवार तरीके से लॉकडाउन ही वो जरिया है जो मुसीबत कम कर सकता है, पर देर होंगे तो दुरुस्त नहीं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीके लगने हैं। इससे पहले मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर में 45 साल से ऊपर के लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। उन्हें लग रहा है कि एक बार 18 साल से ऊपर के लोगों के टीके लगने शुरू हो गए तो उनका नंबर काफी दिनों बाद आएगा। इस बीच बीएमसी के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा है कि 45 पार वालों के लिए टीके हैं, इसलिए लंबी कतारों से बचे। हालांकि इस बीच उन्होंने ये भी साफ किया है कि 18 से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शायद 1 मई से शुरू ना हो पाए, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त टीके नहीं हैं। अश्विनी भिड़े ने ट्वीट किया है कि नए चरण का टीकाकरण तभी शुरू हो पाएगा जब पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होंगी, यानी ठीक 1 मई से टीकाकरण नहीं शुरू होगा। इसलिए सीनियर सिटीजन को चिंता नहीं करनी चाहिए कि नया चरण शुरू होने से वो टीके से वंचित रह जाएंगे। वहीं पंजाब में भी 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने में देरी हो सकती है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने पंजाब सरकार से कहा है कि वो 15 मई से पहले वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। ऐसे में राज्य के पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं होगी कि वो 1 मई से शुरू होने वाले नए चरण के वैक्सीनेशन को शुरू कर पाएं। मुझे लगता है कि भी शायद वो हम उस टाइम पे स्टार्ट ना कर पाए। जेकर आज तक अभी तक कल हमारे पास 2 लाख आई थी, उससे पहले 1.5 लाख आई थी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है कि आज हमको कितनी मिले, कल कितनी मिल रही है। जेकर हमारे पास कम से कम भी 10 लाख वैक्सीन आएगी तब जाके हमारा ये काम स्टार्ट हो पाएगा। हम तो तैयार बैठे हैं, हमारी तो फौज तैयार बैठी है काम करने के लिए, लेकिन हमारे पास मटेरियल नहीं है। और इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी साफ कर दिया कि हमारे पास इतनी मात्रा में वैक्सीन नहीं है, लिहाजा टीकाकरण में देरी हो सकती है और जब टीके की पूरी मात्रा उपलब्ध होगी तो जनता को
बता दिया जाएगा। अभी आपको 1-2 दिन बताते हैं। अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। कई राज्य हैं जो 1 मई से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली उसमें है जो नहीं कर सकता? अभी आपको 1-2 दिन बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। और उधर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से सबको मुफ्त टीका देने की मांग की है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर 10 संगठनों ने कहा है कि टीका देने का समय तय किया जाए। 1 मई को 10 केंद्रीय संगठनों ने इसके लिए आंदोलन करने का ऐलान किया। उस दिन लेबर डे होता है। ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सरकार को अपनी 11 सूत्री मांग भी सौंपी है, जिसमें लॉकडाउन और रात में कर्फ्यू से प्रभावित मजदूरों के लिए राहत पैकेज की मांग की गई है। और आइए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पंचायत चुनाव की वोटिंग के बीच मारपीट का मामला सामने आ रहा है। यहां के संकल्पा बूथ पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया, बूथ लूटने की कोशिश भी की। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। बताया जा रहा है कि मारपीट घंटों चली। 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस मारपीट में घायल हुए। ये मामला बहराइच के थाना हैरी घाट का बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल, चुनाव के दौरान इस तरह के दृश्य सामने आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या स्थिति है यहाँ पर? नहीं, अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन बीच बीच में कई जगह इस तरह के छुटपुट घटनाएं हुई हैं कि लोग पथराव करने लगे हैं, मारपीट करने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो हाईकोर्ट के इतनी सख्ती के बावजूद बहुत जगह फॉलो होती हुई नहीं दिख रही है। सोनभद्र से भी वैसी तस्वीरें आई, कुछ और जिलों से ऐसी तस्वीरें आई। कुछ जगहों पे छुटपुट इस तरह की बातें हुई कि आपस में झगड़ा पथराव, कहीं से फायरिंग की भी खबर आई है। हमने कुछ विजुअल देखे जिसमें गोलियां चलने की आवाजें भी आ रही हैं, लेकिन मौके पे पुलिस उसको कंट्रोल कर रही है और मोटे तौर पे हालात बेहतर हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए कि 1 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहा है यूपी में और ये सबसे बड़ा रूरल एरिया का चुनाव है देश का। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए कमाल। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली इस समय अभूतपूर्व कोरोना संकट की गिरफ्त में है और 10 इस समय दिल्ली की सरकार एलजी के हवाले हो गई है। आज से एनसीटी एक्ट लागू हो रहा है। उपराज्यपाल ने यह भी बता दिया कि चुनी हुई सरकार को क्या क्या फैसले लागू करने से पहले उनकी राय लेनी होगी। कोरोना से जूझ रही दिल्ली एम्बुलेंस, अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन खोज रही है और इसी बीच केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी एक्ट लागू कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली सरकार का मतलब चुनी हुई सरकार नहीं, उपराज्यपाल होगा। उपराज्यपाल ने भी आदेश जारी करके बताया कि अब चुनी हुई दिल्ली सरकार को किन किन फैसलों को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी अनिवार्य होगी। कैबिनेट के हर फैसले को लागू करने से पहले, कोई भी योजना, नियम, उपनियम बनाने से पहले, कोई भी अथॉरिटी, बोर्ड, कमेटी या कमीशन आदि बनाने से पहले, किसी भी सजायाफ्ता कैदी को पैरोल देने से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी ही होगी। इसके अलावा पुलिस, कानून व्यवस्था, जमीन और सर्विसेज संबंधी मामलों में उपराज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि दिल्ली की चुनी हुई आम आदमी पार्टी सरकार इस पर ज्यादा बोलने से बच रही है। मैं तो ये कहता हूं हम अपना काम करते रहेंगे और जनता के लिए जो भी हमसे करना है हम बिल्कुल करते रहेंगे। लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि जब दिल्ली कोरोना की इतनी बड़ी आपदा से जूझ रही है तो उसी समय इस कानून को लागू करवाने की क्या जरूरत थी या क्या जल्दी थी, क्योंकि दिल्ली में पहले ही आपदा का कानून लगा हुआ है, जिसके चलते उपराज्यपाल के पास खुद से ही कोई भी फैसला लेने की पूरी पावर मौजूद है। केंद्र सरकार ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा कि जीएनसीटीडी एक्ट 1991 में संशोधन किसी भी तरह चुनी हुई सरकार की संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों में कोई फेरबदल नहीं करता। चुनी हुई सरकार राज्य सूची और संवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर काम कर सकती है। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे विषय शामिल हैं। मुझे लगता है कि इस आपदा के वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए और दिल्ली सरकार को कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए कि अब तो हम क्या करें जी, अब तो सरकार एलजी है। नए कानून में चुनी हुई सरकार के लिए उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य है
मानना नहीं, लेकिन जानकार ध्यान खींच रहे हैं कि इस वजह से फैसलों में देरी ना हो। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, दिल्ली में शमशान घाटों में जगह की कमी के कारण अब द्वारका में कुत्तों के शवदाह जगह का हो रहा है प्रयोग। दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों का आलम यह है कि शवदाह गृहों में जगह नहीं मिल रही। इसके लिए सरकार को नए इंतजाम करने पड़ रहे हैं। पहले सराय काले खान वाले शवदाह गृह में नए प्लेटफॉर्म बनाए गए और अब द्वारका सेक्टर 29 में कुत्तों के लिए बने शवदाह गृह को इंसानों के लिए इस्तेमाल करने की बात है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। जहां पर खड़े हैं ये द्वारका सेक्टर 29 का शमशान घाट है और शमशान घाट को कुत्तों के क्रिमेशन के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए बनाया गया था। ये डॉग क्रिमेटोरियम है, लेकिन अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और जल्द यहाँ पर कोरोना से जो लोग मर गए हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आप देखिए कितना काम जोरों शोरों से चल रहा है। लगभग 50 प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए गए हैं और कंक्रीट और ईंटों से, और कोशिश यही है कि अगले 3 दिनों में इसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाए। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कल लगभग 368 मौतें हुई कोरोना से, लेकिन अगर हम बात करें नगर निगम के जो आंकड़े हैं, चाहे वो दक्षिणी नगर निगम हो, पूर्वी नगर निगम हो और पूर्व और उत्तरी नगर निगम हो, तो उन तीनों के आंकड़े मिलाकर के जो क्रिमेशन हुआ कोविड प्रोटोकॉल से वो 600 से ज्यादा का था। तो ऐसे में जो कैपेसिटी है जो क्रिमेटोरियम्स की वो कम है, और जिस वजह से जो लोग वहां पर क्रिमेशन के लिए आ रहे हैं उनको 4 से 5 से 6 से घंटों तक का भी इंतजार करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब जो दक्षिणी नगर निगम है वो यहाँ पर द्वारका 29 में डॉग क्रिमेटोरियम में ये कहा जाए कुत्तों के शमशान गृह में इनको तैयार करना पड़ रहा है लोगों का शमशान, क्योंकि यहाँ पर अब उन शवों को क्रिमेट किया जाएगा जिनकी मौत कोरोना से हो गई है। 100 से ज़्यादा मौतें रोज ऐसी होती हैं जिनका सरकारी आंकड़ों में जिक्र नहीं होता है। वो मौतें उन लोगों की होती हैं जिनकी घर में मौत हो गई, जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए, अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे पर बेड नहीं मिला। तो ऐसे में तमाम लोग हैं परिजनों को लेकर के आते हैं अपने गाड़ियों से, ट्रक से, कि किस तरीके से उनका कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करा लिया जाए। लेकिन अब दिल्ली के शमशान जो घाट हैं, जो शवगृह हैं, वो भी कम पड़ने लगे हैं। इसीलिए ये यहाँ द्वारका में सेक्टर 29 में डॉग क्रिमेटोरियम हाउस को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर 50 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लगातार जोर शोर से काम किया जा रहा है और यहाँ पर लकड़ियाँ भी ला के रखी जाने लगी हैं, क्योंकि जब अंतिम संस्कार के लिए लोग आएंगे तो लकड़ियों की भी ज़रूरत होगी। हमारे कैमरा पर्सन अशोक माले आपको दिखाएंगे जूम करके कि यहाँ पर लकड़ियाँ भी ला करके रख दी गई हैं। जिनके परिवार में किसी शख्स की कोरोना से मौत हुई, जिनको 4 से 5 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है तमाम शवगृहों में दिल्ली के, वो वेटिंग टाइम कम हो जाए। इसीलिए अब ये 3 एकड़ का द्वारका में डॉग क्रिमेटोरियम है, जिसमें अब कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर दिल्ली में लोधी रोड शमशान का भी यही हाल है। अब यहाँ शवों को जलाने के प्लेटफॉर्म बढ़ाए जा रहे हैं। नीता शर्मा दे रही हैं और जानकारी। कहाँ से आए हैं? मैं तो नर्मदा अपार्टमेंट से आया हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो नर्मदा अपार्टमेंट से आया हूँ। साउथ दिल्ली से? हैं? साउथ दिल्ली से? साउथ दिल्ली से। तो कितनी देर में, मतलब बुकिंग करके आना? नहीं, हाँ बुकिंग तो करनी पड़ी थी, टाइम नहीं लगा था। हाँ। आते ही सब काम हो गया था, बस थोड़ा सा पंडित जी को पूछ रहे थे। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। अच्छा। और नॉर्मल डेथ हुई थी उनकी। हाँ, मोर देन 95 स्टाफ की शॉर्टेज है। इनके जो अंदर क्रिमिनेशन के स्टाफ हैं 3-4 लोग हैं बेचारे, वो भी परेशान हो रहे हैं। सुबह के लगे उन्हें खाने को नहीं है, पीने को नहीं, तो क्या करेंगे वो। हम लोग अपनी जगह मजबूर हैं, वो लोग बेचारे अपनी जगह मजबूर हैं। कितनी व्यवस्था है, मतलब व्यवस्था सारी है मैडम, बस ये है कि मरे हुए लोग ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ। जिस वजह से लोग काम नहीं कर पा रहे, जिसमें से 2 जनों की, हमारे बंदों की डेथ हो गई। तो
तो दिल्ली में जिस तरह से जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, खासकर कि जो इस कोविड पेशेंट्स हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि मेडिकल सप्लाईज या मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से जो लोग दम तोड़ रहे हैं, अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं, उनकी संख्या जो है उसे पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इजाफा हो रहा है। एक गुजारिश ज़रूर कर रहे हैं ये जो प्रशासन है यहाँ का, जो क्रिमेटोरियम का, कि कम से कम लोग आएँ जिनका अपना जाता है कोविड पेशेंट जो होता है उसके साथ कम से कम आएँ, ताकि जो शमशान घाट है वहाँ पर भीड़ कम लगे और लोगों को जो है वो परेशानी कम हो। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। उधर सूरत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ के अस्पतालों पर लगातार दबाव है। अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर ऑक्सीजन कमी को पूरा करने में जुटे हैं। हमारी सहयोगी सूरत के कोरोना के ICU वार्ड पहुंची और उन्होंने वहाँ के हालात का जायजा लिया। सूरत में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में किल्लत है और यहाँ पे जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने कहा है कि जो 230 मीट्रिक टन की ज़रूरत है उस ऑक्सीजन की मिल रहा है सिर्फ 150 मीट्रिक टन। और इसके लिए उन्होंने प्रशासन को भी लिखा है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जल्द से जल्द रिस्टोर ना हो जाए तो भारी मात्रा में पेशेंट्स को सफ़र करना पड़ सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो भी अभी सिर्फ लिमिटेड पेशेंट्स ले रहे हैं और जो सिविल अस्पताल है वो अभी पेशेंट्स लेना बंद किए हैं। सूरत में जो सिविल अस्पताल और कॉरपोरेशन का अस्पताल है उन्होंने पेशेंट्स लेना बंद किए। हम एक फ़िलहाल मौजूद है एक प्राइवेट अस्पताल के ICU वार्ड में और यहाँ पे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर इंचार्ज से कि क्या कंडीशंस है, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ रहा है। इनफ ऑक्सीजन इन दिस हॉस्पिटल, ओके, और फॉर न्यू पेशेंट्स मैक्सिमम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन अ पेशेंट। मतलब कितना लीटर्स होगा वो? कितना लीटर? यहाँ पे सब पेशेंट वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर पे 100% ऑक्सीजन के साथ में रहता है। अच्छा, ओके, रिक्वायरमेंट्स बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई है ICU में। तो अभी नए पेशेंट्स एडमिट कर रहे हैं आप? नहीं, अभी ICU में जो है वो जो वार्ड में जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं वो ही पेशेंट ICU में आते हैं। डायरेक्टली नए पेशेंट अभी कोई नहीं आ रहा है क्योंकि वार्ड में ही क्रिटिकल होते हैं, वहाँ पे NIV पे रहते हैं। हाँ। वही पेशेंट क्रिटिकल होता है तो वो वेंटी पे ICU में आते हैं। तो आगे जाके आपको क्या लगता है कि सिचुएशन और ख़राब हो सकती है? और ख़राब हो सकती है, इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अच्छा, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? हम लोगों से पॉसिबल होता है उतना मैनेज करते हैं। हर किसी को सेव तो नहीं कर सकते। शिफ्ट मतलब कहाँ पे शिफ्ट करें? हाँ। और कोई हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल फुल हैं। सब हॉस्पिटल में वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सभी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर खाली ही नहीं है। हाँ। जैसे ही खाली होता है वेंटिलेटर दूसरा पेशेंट तुरंत ही आ जाता है। ऐसी हालत है। ऐसी ही हालत है। आप लगातार काम कर रहे हैं। हाँ। एक महीने से तो ज़्यादा काम हुआ। हाँ, जब से हुआ है तब से ICU में क्रिटिकल केयर में है, यहाँ पे ही कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक संघ ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान 135 शिक्षकों की कोरोना से मौत हो गई। उनकी चुनाव टालने की मांग तो सरकार ने नहीं मानी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर राज्य चुनाव आयोग से जवाब तलब कर लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट कर नाराजगी जताई। शाहजहांपुर की एक पोलिंग पे कोविड के लक्षणों वाली बीमार टीचर अपर्णा जमीन पे पड़ी तड़प रही हैं। जब उन्होंने अपनी वीडियो और ऑडियो वायरल की तब उन्हें ड्यूटी से हटाया गया। मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे परिवार में भी मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। उनका मैंने कल कोरोना टेस्ट कराया है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है। बच्चे मेरे घर में अकेले, पति भी अकेले। सीतापुर के टीचर अभिषेक माँ बाप के अकेले बेटे थे। बेटा चला गया, अब उनके पास बस उसकी तस्वीर बची है।
उनके घर वालों का कहना है कि पंचायत चुनाव के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे, एक रोज आए तो तेज बुखार था, फिर गुजर गए। वो जो है वहाँ प्रशिक्षण देने गया था परसेंडी में, वहाँ से वहीं पे उसको फीवर आया और जो है उस आके घर में एकदम से वो पड़ गया। कोविड का जो है उसने चेकिंग कराया तो 4 दिन बाद रिपोर्ट आई, इतने में मेरा बच्चा बिल्कुल बेकार हो गया। सहारनपुर की टीचर सीमा कुछ यूं दिखती थी, फिर इस हाल में पहुंच गई, फिर नहीं रही। उनके घर वाले कहते हैं कि उन्हें बुखार के बावजूद 15 तारीख के चुनाव में रिजर्व में रख के ड्यूटी पे बुलाया गया, जहां उनकी हालत और बिगड़ गई। 17 को कोविड टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आई, 26 को गुजर गई। मैंने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट करी कि भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं है और इनको मेडिकल पहले फैसिलिटी या मेडिकल क्या कहते हैं इनका एग्जामिनेशन कराया जाए, उसके बाद ही इनको क्या कहते हैं ड्यूटी दी जाए। बट उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। मैं 10-15 बार उनके पास रिक्वेस्ट करता रहा। कई शिक्षक संगठनों ने सीएम से पंचायत चुनाव टालने की मांग की थी, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। एक शिक्षक संघ ने चुनाव ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षकों की कोरोना से मौत का आरोप लगाया। उनकी मांग है कि ऐसे शिक्षकों के परिवार को 50 लाख मुआवजा मिले, संक्रमित शिक्षकों का मुफ्त कोरोना का इलाज हो, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। तो लगभग 135 शिक्षकों की सूची हमने दी है, लेकिन आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इसमें काल कवलित हुए हैं, तो हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कार्रवाई करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट पे चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर लिखा है कि यूपी पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे लगभग 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर दुखद और डरावनी है। चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध लचर था, तो उनको क्यों भेजा गया? उन्हें 50 लाख की मदद और आश्रित को नौकरी मिले। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना इतनी जाने ले रहा है, इतने बड़े पैमाने पे पंचायत चुनाव कराना जाहिर है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, पीठासीन अधिकारियों की जिंदगी के साथ भी और मतदाताओं की जिंदगी के साथ भी। अंकित, अशोक, समीर और अनुराग के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सबसे ज्यादा गुहार ऑक्सीजन के लिए लग रही थी। एक तरफ होम आइसोलेशन वाले मरीज ऑक्सीजन की समस्या झेल रहे थे, वहीं अस्पताल मरीजों के घर वालों को कह रहे थे कि अपने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें। और ऐसे में सिख समुदाय सामने आया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के गुरुद्वारे के बाद अब दिल्ली के 2 गुरुद्वारों में ऑक्सीजन का लंगर लगाया गया है। शरद शर्मा की रिपोर्ट। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, घर में ऑक्सीजन नहीं है, लिहाजा किसी तरह कोरोना मरीज ऑक्सीजन लेकर अपनी जान बचाने में लगे हैं। दिल्ली के अंदर ऐसी तस्वीरें पहले नहीं देखी गई थी। दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन के पास गुरुद्वारा दमदमा साहिब के बाहर कार में बैठे कोरोना मरीज कुछ इस तरह ऑक्सीजन पाकर अपनी जान बचाने की कोशिश में हैं। गुरुद्वारा में कुछ लोगों ने मिलकर ऑक्सीजन लंगर की व्यवस्था की है, जहां कोरोना मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन दी जा रही है। हमने लंगर लगाया, ये गुरु साहब की कृपा से है। आप सब पब्लिक, और हम साथ संगत कहते हैं, आप पब्लिक कहते हो, इन सब की कृपा से है। हम तो यही कहते हैं कि गवर्नमेंट को कि जो भी ये चीज़ें काम कर रहे हैं, आप उनका संजोग दीजिए, उनको गैस प्रोवाइड कराइए, क्योंकि गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि सर जो सी पब्लिक है ना, वो ऐसे कर रही है कि उनको गैस मिल जाए जैसे जीवन दान मिल गया। वो ये नहीं देख रही कि हमें कोई टेंशन है। ये कतार ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए नहीं, जिंदगी के लिए संघर्ष करते कोरोना मरीजों के लिए है। दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के पहाड़ी वाला गुरुद्वारा में ऑक्सीजन लंगर लगा है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में भरा जा रहा है। जी, मेरी मदर है, कोविड पॉजिटिव है, और उनका 2-3 दिन से जो ऑक्सीजन लेवल है 80-90 से नीचे जा रहा है। अच्छा। तो उनके लिए हम गाजियाबाद हुआ है, गाजियाबाद में ऑक्सीजन प्लांट देखा है, फरीदाबाद हुआ है, कहीं भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिला। अच्छा। अभी आज हमें पता चला, हम यही सामने रहते सी ब्लॉक में। अच्छा। आज हमें पता चला कि गुरुद्वारे में मिल रही है, तो हम फिर भागे आए हैं। ये हमारा सिलेंडर है,
हाँ जी, मैं पेशेंट के लिए भरवाने आया हूँ। मेरे एक कज़न है सन्नी, उनके नेफ्यू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, लोग परेशान होकर घूम रहे हैं। मैं थैंक्स करूँगा जीके गुरुद्वारा कमेटी को जो यहाँ पे इन लोगों के लिए, सबके लिए, हमारे लिए इंतजाम किया है ऑक्सीजन का। गुरुद्वारा में व्यवस्था करने वाले बता रहे हैं कि अपनी मेहनत, खर्चा और जज्बा लगाकर कैसे ये सब चलाया जा रहा है। हम हर एक आदमी को 5 से 7 किलो गैस दे रहे हैं ताकि इनके घर में जो भी मरीज है वो जाके वो आराम से अपनी जीवन को बचा सके, उनको जो आज ज़रूरत है वो उनको मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ऑक्सीजन इकट्ठी करना कोई आसान बात नहीं है। हमारे लोग पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, सारी रात 8-8 घंटे लाइन में लग के पुलिस के डंडे खाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुफ्त गैस दी जा रही है। ऐसी व्यवस्था करके रोजाना 100 से 150 लोगों को ऑक्सीजन मिल जा रही है, जिससे उनके परिजनों की जिंदगी बचने की उम्मीद बनी हुई है। ये वो समय है जब कोरोना मरीजों के तीमारदार किसी भी कीमत पर कितना भी पैसा चुकाकर ऑक्सीजन खरीदना चाहते हैं ताकि उनके मरीजों की, अपने परिजनों की जान बच सके। और ऐसे समय में कुछ लोग ऑक्सीजन मुफ्त बांट रहे हैं। ये सेवा की भावना ही है और इस भावना को हमारा प्रणाम, क्योंकि इस भावना की वजह से ही मानवता, इंसानियत जिंदा है और जिंदा रहेगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।